डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लिक्विड सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर ऑस्मोसिस को लेकर भी उतनी ही अच्छी समझ हो। तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने एक सॉल्वेंट को उसके सॉल्यूशन से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। तो द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। हमने क्या किया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। SPM मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया तो हमने देखा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करने लगेंगे और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का लेवल ऊपर हो जाएगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन का लेवल नीचे की तरफ जाएगा। तो ये प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट कर रहे होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहां पर भी जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या किया है, हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया है। तो जब ये सेपरेशन हुआ उसके बाद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करने लगेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और क्या होगा कि सॉल्वेंट का लेवल नीचे चला जाएगा और सॉल्यूशन का लेवल ऊपर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस की अगर हमको डेफिनेशन लेनी है तो आप नोट करें, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, इसे आप नोट कर लें। ऑस्मोसिस को हम कुछ एक एग्जांपल के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, एक एग लिया। एग में क्या होता है कि इसके बाहर कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, या कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक सेल होता है। सेल का मतलब कवर, और उसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो एग मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर ये एग का पूरा मटेरियल भरा हुआ होता है। हमने क्या किया, इस एग को डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन क्या करेगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर है इसके चारों तरफ, उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करने लगेगा। रिजल्ट क्या आएगा कि कुछ समय बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का कवर पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और अब केवल सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर रह गई है और इसके अंदर इसका पूरा मटेरियल है वो भरा हुआ है एग का। अब हमने क्या किया, इस एग को निकालकर दो कंडीशन में डाला। एक बार क्या किया, इस एग को हमने वाटर के अंदर डिप कर दिया। तो जब वाटर के अंदर डाला तो वाटर इस सेल मेम्ब्रेन या एग मेम्ब्रेन से होकर इस एग के अंदर जाने लगता है। रिजल्ट क्या आएगा, ये एग स्वेल हो जाएगा, ये फूल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर इस सेल मेम्ब्रेन से होकर या इस एग मेम्ब्रेन से होकर एग के अंदर एंटर कर रहा है, ये प्रोसेस ऑस्मोसिस की कैटेगरी में है। ऐसे ही अगर हमने क्या किया कि इसी एग को या इसी तरह का कोई और एग बनाया और उसको कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। इस एग को हमने कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया तो इसमें क्या होगा कि एग मेम्ब्रेन के जरिए एग के अंदर का जो वाटर है वो NaCl सॉल्यूशन की तरफ बाहर निकल के जाने लगेगा। ये NaCl सॉल्यूशन की तरफ बाहर जाने लगेगा। तो ये भी प्रोसेस ऑस्मोसिस है जिसमें
एग के अंदर का पानी, एग के अंदर का वाटर इस एग मेम्ब्रेन से होकर कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में जा रहा है। तो हम यहाँ पर दो प्रोसेस देख रहे हैं ऑस्मोसिस की। इसमें एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट वाटर एग के अंदर एंटर कर रहा है, और दूसरा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो सॉल्वेंट है वो एग से बाहर निकल रहा है। इसकी बेसिस पर हम ऑस्मोसिस को दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। पहला है एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा है एंडो ऑस्मोसिस। पहला है एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा है एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस क्या होगा? एक्सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो सॉल्वेंट है वो किसी सेल या बॉडी से बाहर आता है। तो जब माइग्रेशन बाहर की तरफ होता है, सॉल्वेंट का माइग्रेशन, जब सॉल्वेंट का माइग्रेशन बाहर की तरफ होता है तो उसे हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं, और जब सॉल्वेंट का माइग्रेशन अंदर की साइड होता है तो उसे हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, एक किशमिश लिया। किशमिश सभी बच्चे जानते हैं अंगूर से बनता है। अंगूर को गाड़ी चाशनी में डाल के प्रोसेस करके किशमिश बनाया जाता है। किशमिश को लिया और इसको वाटर के अंदर डाल दिया। तो जब हमने इसको वाटर के अंदर डाला तो ये क्या होगा, वाटर इस किशमिश के अंदर एंटर करने लगेगा, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो अंगूर है वो पूरा फूल जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर कर गए। तो जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि अंगूर को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। हमने क्या किया, अंगूर को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये क्या होगा, इसका पानी बाहर की तरफ जाने लगेगा, माइग्रेट करने लगेगा, और पानी जब बाहर की तरफ निकलने लगेगा तो ये अंगूर धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा और ये किशमिश टाइप का बन जाएगा। तो इसमें जो पानी बाहर निकल गया इसको हमने क्या बोला, एक्सो ऑस्मोसिस बोला। तो एक्सो ऑस्मोसिस क्या है? एक्सो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस की वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट किसी बॉडी या सेल से बाहर निकल जाता है, और एंडो ऑस्मोसिस क्या है, जिसमें सॉल्वेंट अंदर एंटर कर जाता है। तो इस तरह से ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं बार बार यूज कर रहा हूं कि द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, the migration of solvent molecule from lower concentration region to higher concentrated solution, from low concentrated solution to higher concentrated solution is called osmosis। तो इसमें जो टर्म यूज हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसकी परमेबिलिटी लिमिटेड है। मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो पास हो जाने देता है लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देता, ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ मेम्ब्रेन विच परमिट्स ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बहुत आसान है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसकी जो लिमिटेड परमेबिलिटी होती है, जो अपने अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो निकल जाने देता है लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल को नहीं निकलने देता है, ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, पहला नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरा आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सोर्सेज से जो मेम्ब्रेन मिलती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, डेफिनेटली उसे हम नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसका अच्छे एग्जांपल है गॉट ब्लैडर। गॉट ब्लैडर सेमी नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। एग मेम्ब्रेन जिसके एग्जांपल हमने अभी लिए हुए थे, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी जो मेम्ब्रेन है ये नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आती है। दूसरा है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई मेम्ब्रेन है उन्हें हम आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉपर फेरोसाइनाइड का। कॉपर फेरोसाइनाइड की जो मेम्ब्रेन है वो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। हमारे घर में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आरओ प्लांट लगा होता है, उसके अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है वो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है। इसके अलावा वर्कले हर्टले मेथड में भी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही है, और वो कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन होती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ऑस्मोसिस,
ऑस्मोसिस का मतलब है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मींस अगर हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके, इसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम दो डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, इसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। मींस जब सॉल्वेंट बाहर की तरफ माइग्रेट कर रहा होता है तो उसे हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब अंदर की तरफ माइग्रेट कर रहे होते हैं तो उसे हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसकी परमेबिलिटी लिमिटेड है, मींस वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो अपने अंदर से निकल के जाने देता है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये नेचुरल सोर्सेज से भी मिल सकती है और आर्टिफिशियल भी मिलती है। नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं गॉट ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक ऐसे ही आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ये हमने देख लिया, आप इसको पूरे को अच्छे से नोट कर लें और ठीक से रीड करें। ऑस्मोसिस को पढ़ने के दौरान दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस आखिर होता ही क्यों है। तो इसको समझने के लिए हमने ये दो एक्सपेरिमेंट सेट किए हैं। इसमें हमने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट में कि एग लिया है जिसके बाहर का कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल है उसको डाइल्यूट HCl में हमने डिसॉल्व कर दिया है। अब हमारे पास ऐसा एग रह गया है जिसके बाहर केवल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन बची रह गई है। ऐसे एग को जब हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया तो सॉल्ट सॉल्यूशन एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और इस सिचुएशन में एग के अंदर का जो मटेरियल है या एग के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन से सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब जब सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो देखिए दो सॉल्यूशन, एग के अंदर का सॉल्यूशन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है और बाहर का सॉल्ट सॉल्यूशन जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट हो गए। तो यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल माइग्रेट करने लगेंगे। तो ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का माइग्रेशन होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी रीजन की वजह से एग के अंदर, सेल के अंदर से सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का माइग्रेशन हो रहा है, और जब माइग्रेशन सॉल्वेंट का बाहर की तरफ होता है तो उसे हम एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक एग्जांपल, ठीक वैसा ही एक्सपेरिमेंट हमने यहां पर भी सेट किया है। हमने क्या किया, एग जिसके बाहर की सेल को डाइल्यूट HCl के जरिए हमने रिमूव कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है, ऐसे एग को हमने वाटर के अंदर रख दिया है। अब सिचुएशन क्या है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो एग मेम्ब्रेन है, इसके जरिए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आपस में सेपरेट हो रहे हैं। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करने लगता है। तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ माइग्रेट करने लगेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब सेल के अंदर की तरफ माइग्रेशन होता है या बॉडी के अंदर की तरफ माइग्रेशन होता है तो उसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या रीजन है कि एंडोऑस्मोसिस हो रहा है या एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। तो जब हम सेल को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल के अंदर का सॉल्यूशन डाइल्यूट रहता है, बाहर का कंसंट्रेटेड रहता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, इसे हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। और जब हम सेल को डाइल्यूट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो सेल के अंदर का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है बाहर सॉल्वेंट से, तो सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ माइग्रेट करने लगता है, और जब अंदर की तरफ माइग्रेट करता है तो उसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। एक्सोऑस्मोसिस का एक यूज हम हीमोलाइसिस में भी देखते हैं।
हीमोलाइसिस क्या होता है कि अगर आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर के मटेरियल को कोई बायोकेमिस्ट स्टडी करना चाहता है तो वो आरबीसी के अंदर के मटेरियल को बाहर निकालना चाहेगा। इसके लिए क्या करते हैं, आरबीसी को पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने से बाहर का सॉल्वेंट आरबीसी के अंदर की तरफ माइग्रेट होने लगता है, जिससे वो स्वेल होती जाती है और धीरे धीरे उसकी सेल मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती है और आरबीसी के अंदर का पूरा मटेरियल सॉल्यूशन के अंदर, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर आ जाता है और कोई बायोकेमिस्ट इसको स्टडी कर सकता है। तो इस तरह से एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के कई एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। एक्सोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हम उसमें अचार वगैरह बनाते समय भी देखते हैं। अचार में क्या होता है कि कोई भी अचार जब बनाया जा रहा है तो सॉल्ट के अंदर उस फ्रूट्स को, जैसे आम का अचार बना रहे हैं तो आम के पीसेस को हम सॉल्ट के अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह है आम के अंदर, तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर का सॉल्यूशन बाहर की सॉल्यूशन से डाइल्यूट होगा और उस समय उसका पूरा जो सॉल्वेंट सेल के अंदर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा कि एक्सोऑस्मोसिस की वजह से उसके अंदर जो वाटर है, बैक्टीरिया के अंदर वाटर है, वो बाहर रिमूव हो जाएगा और बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। तो इस तरह से पिकल्स बनाते समय या हीमोलाइसिस के दौरान हम एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस का यूज करते हैं। ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर चालू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन देखें तो बिल्कुल सिंपल से वर्ड में हम कह सकते हैं द प्रेशर डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के रिजल्ट के दौरान या ऑस्मोसिस के दौरान जो प्रेशर डेवलप होता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, या हम ऐसे भी कहते हैं द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। मींस ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर इसकी मोर प्रेसाइज डेफिनेशन हमको देखना है तो इसकी मोर प्रेसाइज डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को जितने भी मेथड के जरिए हम मेजर करते हैं उन सारे मेथड के जरिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। हम सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने का क्लासिकल मेथड सीखते हैं। क्लासिकल मेथड में सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करते हैं। हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत है। यहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया हुआ है। हमने एक ट्यूब लिया और ट्यूब के आगे फनल लगा दिया। इसके ओपनिंग पर, इसके एंड पर, इसके टर्मिनल पर हमने एग मेम्ब्रेन फिट कर दी। एग मेम्ब्रेन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एग को हम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसके चारों तरफ प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट सेल डिसॉल्व हो जाता है और उसके अंदर जो निकलता है दैट इज एग मेम्ब्रेन। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए सावधानी से छेद करके इसके अंदर का मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं और उसको वॉश करके इस फनल पर लगा देते हैं। अब ये फनल का एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अटैच हो गया। इसके अंदर हम कोई सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उसको सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देते हैं। सॉल्वेंट का लेवल ए पोजीशन, ये सॉल्वेंट का लेवल है, ये इनिशियल लेवल को बताता है। हालांकि सॉल्यूशन का ऊपर का लेवल है लेकिन हमको ये वाले लेवल से मतलब है। अब क्या होता है कि चूंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इस फनल के अंदर, इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है तो सॉल्वेंट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर फनल के अंदर एंटर करने लगता है। रिजल्ट क्या आता है कि ये वाटर लेवल या सॉल्यूशन का जो लेवल है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और काफी टाइम के दौरान जब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रिया स्टेबलाइज हो गया, इक्विलिब्रिया स्टेबलाइज हो गया का मतलब है कि अब जैसे सॉल्यूशन का लेवल इस पॉइंट पर आ गया, अब ये लेवल आगे बढ़ना नहीं बढ़ रहा है, तो ये हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। उस पोजीशन पर इनिशियल लेवल जो सॉल्वेंट का लेवल है और जो सॉल्यूशन का लेवल है, इसका जो डिफरेंस है वो इसकी हाइट h मानी जाएगी। अब बात ये आती है कि ये ऊपर की तरफ जो सॉल्यूशन जा रहा था इसका माइग्रेशन अब रुक क्यों गया।
सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने की वजह से ये जो सॉल्यूशन वर्टिकल कॉलम है, ये जो वर्टिकल कॉलम है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा होता है। और जब इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस हाइट के प्रेशर के बराबर हो जाए, जब सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन की हाइट के प्रेशर के बराबर हो जाए, तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाती है और इस समय ऑस्मोटिक प्रेशर इस कॉलम की हाइट के प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मीन्स ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रही है, ये किसके इक्वल होगा? ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वल होगा। हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस समय ऑस्मोटिक प्रेशर इस कॉलम की हाइट के जरिए लगाए जाने वाले प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और ये प्रेशर कितना होता है? ये प्रेशर होता है रो एच जी के इक्वल। यहां पर रो है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, एच है ये हाइट ऑफ कॉलम है सेंटीमीटर में, और जी है ग्रेविटी एक्सेलरेशन है इन सीजीएस यूनिट। अगर आप एमकेएस में निकालना चाहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो हम यहां पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखेंगे, एच हाइट मीटर में, और ये एमकेएस यूनिट के अंदर जी की ग्रेविटी एक्सेलरेशन की यूनिट जी के अंदर रखेंगे, तो हमको ये ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड हो जाता है। तो फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इस समय किसके इक्वल होगा? इस कॉलम की हाइट के प्रेशर की इक्वल होगा। मींस पाई इक्वल होगा रो एच जी के ऊपर। और इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर इसकी जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन फर्स्ट है, क्या है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is equal to the hydrostatic pressure developed in a vertical column when solution is separated from pure solvent through a semi-permeable membrane। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में किया है हमने कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट कर दिया है, और जो कॉलम की हाइट है वो इतना प्रेशर डाल रही है कि ऑस्मोसिस रुक गया है, और वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इस मेथड, मेजरमेंट के इस मेथड की बेसिस पर इसकी डेफिनेशन फर्स्ट आई है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस डेफिनेशन को। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड इन अ वर्टिकल कॉलम व्हेन सॉल्यूशन इज separated from a pure solvent through a semi-permeable membrane। तो ये मेथड फर्स्ट के जरिए हमने फर्स्ट डेफिनेशन निकाली। ये क्लासिकल मेथड है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट में जो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड किया जाता है वो किस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है? वो फाइंड किया जाता है पाई इक्वल रो एच जी के जरिए। तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। अब अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जो भी डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के मेथड के ऊपर है। इसकी अगली डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड जस्ट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस व्हेन सॉल्यूशन इज separated from a pure solvent through a semi-permeable membrane। तो इस डेफिनेशन का सेटअप मैं लगा रहा हूं। हमने क्या किया कि दो पिस्टन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए हमने यहां पर एक पिस्टन बना दिया, एक पिस्टन यहां पर अप्लाई कर दिया, या यहां पर पिस्टन नहीं लगाते, हम सॉल्वेंट की साइड पिस्टन नहीं लगाते। दोनों तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। यहां पर हमने सॉल्वेंट भर लिया है और ये सॉल्यूशन ले लिया है, और यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अप्लाई कर दिया है। अब क्या है, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करने लगता है, और जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट कर रहा है तो ये लेवल ऊपर की तरफ जाने लगता है। इस माइग्रेशन को रोकने के लिए हम पिस्टन पी के जरिए प्रेशर अप्लाई करते हैं, और इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का माइग्रेशन रुक जाए। मीन सॉल्वेंट का जो माइग्रेशन सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है उस पर
हम इतना प्रेशर सॉल्यूशन साइड से अप्लाई करें कि ये माइग्रेशन रुक जाए, तो जितना प्रेशर हम सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो वैसे ही डेफिनेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। हम सॉल्यूशन की साइड से वो मिनिमम प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं जिससे सॉल्वेंट का माइग्रेशन सॉल्यूशन की तरफ रुक जाए, या हम कहें कि ऑस्मोसिस रुक जाए, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर applied on solution side just to prevent osmosis when solution is separated from pure solvent through a semi permeable membrane। जब हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट कर लेते हैं और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो माइग्रेशन है उसको रोकने के लिए, उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन साइड पर जितना एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं वो एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। और जो बर्कले-हर्टले मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने का, बर्कले-हर्टले मेथड जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो बर्कले-हर्टले मेथड भी इसी डेफिनेशन के ऊपर है कि हम बर्कले-हर्टले मेथड में एक्सटर्नल प्रेशर जितना लगाते हैं कि वो ऑस्मोसिस को रोक दे, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यहां एक रिवर्स ऑस्मोसिस को मैं और समझाना चाहूंगा। अगर हम सॉल्यूशन की साइड पर जो एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दें, मीन जितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर उससे ज्यादा एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाते हैं, तो सॉल्वेंट का माइग्रेशन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने लगता है। तो जब सॉल्यूशन का माइग्रेशन सॉल्वेंट की तरफ होने लगे ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये लेवल ऊपर की तरफ जाने लगेगा, आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये लेवल ऊपर होते हुए ये बाहर की तरफ पानी आ जाएगा। तो जो हमारा घर में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आरओ प्लांट लगा होता है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड होता है, उसमें हम इम्प्योर वाटर की तरफ से इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से प्योर वाटर हमको मिल जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को मैं एक बार और डिफाइन करना चाहूंगा। रिवर्स ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है कि हम सॉल्यूशन की साइड से जो एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ज्यादा लगा देते हैं तो सॉल्वेंट का माइग्रेशन सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होने लगता है। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गया। इसकी थर्ड डेफिनेशन और है, ये टॉनेंट मेथड है, उसके ऊपर बेस्ड ये मेथड है। टॉनेंट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम केवल डेफिनेशन को पढ़ेंगे और याद करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द minimum external pressure applied on solution side in order to increase its vapor pressure equal to that of solvent if solution is separated from solvent through a semi permeable membrane। अब ये जो थर्ड डेफिनेशन है ये टॉनेंट मेथड के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि टॉनेंट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इस डेफिनेशन को आप चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए ये दो डेफिनेशन है, इनको अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बर्कले-हर्टले मेथड में हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने का बर्कले-हर्टले मेथड पढ़ रहे हैं। बर्कले-हर्टले मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक पोरस ट्यूब लेते हैं। सबसे पहले ये पोरस ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर हम कॉपर फेरोसाइनाइड का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जमा देते हैं, बना देते हैं। पोरस पॉट के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जमा देते हैं, इसके अंदर बना देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के जरिए बनाया जाता है, वो अभी हमारे सिलेबस में इस समय इंक्लूड नहीं है। तो हम तो सिर्फ केवल इतना समझे कि इस पोरस ट्यूब के अंदर जो होल हैं उनमें हमने कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेट कर दी है। इसकी इस पोरस ट्यूब के चारों तरफ ये हम जैकेट लगा देते हैं, चारों तरफ से जैकेट लगा देते हैं। ये ब्रॉन्ज की जैकेट होती है, इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं और प्रेशर मेजरमेंट के लिए कोई अरेंजमेंट कर देते हैं।
इस ट्यूब में हम कैपिलरी और ये वाटर रिजर्वायर लगा देते हैं। सबसे पहले हम वाटर रिजर्वायर के जरिए इस ट्यूब के अंदर, पोरस ट्यूब के अंदर जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, इस पर सॉल्वेंट या वाटर को फिल कर देते हैं और एक मार्क तक फिल कर देते हैं। इसके बाद ये जैकेट के अंदर हम सॉल्यूशन भर देते हैं। जैकेट के अंदर सॉल्यूशन आ गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके दूसरी तरफ वाटर सॉल्वेंट है। जैसे ही ये अरेंजमेंट पूरा हुआ, सॉल्वेंट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकलकर सॉल्यूशन की तरफ जाना चालू कर देता है, क्योंकि ऑस्मोसिस होने लगती है और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करने लगता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करेगा, ये वाटर लेवल नीचे की तरफ आने लगता है, क्योंकि हमने इस सॉल्वेंट को इस वाटर लेवल पर इस टैप की हेल्प से सेट कर दिया था। लेकिन जैसे ही ऑस्मोसिस चालू हुई, ये वाटर लेवल नीचे की तरफ आने लगा, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने लगता है। अब हमारा काम क्या होता है कि हम इस पिस्टन के जरिए एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर लगाते वो इतना प्रेशर लगाएं कि ये जो सॉल्वेंट नीचे की तरफ आ गया था, ये वापस उसी लेवल पर जाकर रुक जाए। हमको प्रेशर को इस तरह से बैलेंस करना है कि हम इस एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के जरिए सॉल्वेंट को इसी लेवल पर रोक देते हैं। तो जैसे हमने डेफिनेशन में कहा कि हमने इतना एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाया कि वर्कले हर्टले मेथड में होने वाला ऑस्मोसिस रुक जाए। सॉल्यूशन की तरफ से हम इतना प्रेशर लगाएं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस इसके अंदर रुक जाए। तो उस एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, जिसको हम इस प्रेशर मेजरमेंट की कोई भी डिवाइस जो हमने लगाई है उसके जरिए मेजर कर सकते हैं, मेजर कर लेते हैं। इसमें एक डेफिनेशन और बन सकती है। क्या बन सकती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इन वर्कले हर्टले मेथड। कि वर्कले ऑस्मोटिक प्रेशर उस एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर है जो वर्कले हर्टले मेथड में होने वाला ऑस्मोसिस रोक देता है। तो इस तरह से हम वर्कले हर्टले मेथड के जरिए ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर रहा हूं। हमने क्या किया, एक पोरस ट्यूब लिया, इस पोरस ट्यूब के अंदर होल्स रहते हैं, इसमें हमने कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी और इस ट्यूब के चारों तरफ हमने ब्रॉन्ज की जैकेट लगा देते हैं। किसी भी मेटल की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, जैकेट लगा दी। हमने वाटर रिजर्वायर के जरिए इसके अंदर सॉल्वेंट भर लिया जो इस लेवल तक आके रुक जाए। हमने टैप के जरिए उस लेवल को बैलेंस कर दिया। अब इस जैकेट में सॉल्यूशन भरा। जैसे ही हमने जैकेट में सॉल्यूशन भरा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करने लगता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में जाने लगेगा तो ये लेवल नीचे आने लगेगा, और इस लेवल को नीचे आने से रोकने के लिए हम एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस पर अप्लाई करेंगे। इतना एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई करें कि ये सॉल्वेंट का या वाटर का लेवल इसी जगह कांस्टेंट हो जाए। तो इस तरह से जितना भी हमने प्रेशर अप्लाई किया है, जिसने इस प्रोसेस में होने वाले ऑस्मोसिस को रोक दिया, उस एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, और ये प्रेशर गेज के जरिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस जो प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ लगाई हुई है, उसके जरिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बर्कले हर्टले मेथड में ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट कर लेते हैं। अब एग्जाम में बच्चों से, बोर्ड के एग्जाम में कई बार यह पूछा जाता है कि बर्कले हर्टले मेथड नॉर्मल क्लासिकल मेथड से क्यों अच्छा है, बेहतर है। क्लासिकल मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक ट्यूब के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा देते हैं और इसमें कोई सॉल्यूशन फिल कर देते हैं और इस ट्यूब को सॉल्वेंट के अंदर रख देते हैं। जब ऑस्मोसिस होता है तो सॉल्वेंट इसके अंदर से होता हुआ इस सॉल्यूशन के लेवल को ऊपर तक ले जाता है, और जो हाइट हमने मेजर कर लिया है इक्विलिब्रियम पर, जब ये लेवल बढ़ना बंद हो जाए उस जगह हम पाई मेजर कर लेते हैं रो एच जी की हेल्प से। ये क्लासिकल मेथड है। इस क्लासिकल मेथड से वर्कले हर्टले मेथड ज्यादा बेहतर क्यों? पहली बात कि इसमें इक्विलिब्रिया सेट होने में बहुत समय लगता है, 4, 6 या 8 घंटे तक लग सकते हैं, जबकि यहां पर तुरंत एक्सपेरिमेंट हमको क्या करना है, इतना प्रेशर लगाना है कि ये इस लेवल पर कांस्टेंट हो जाए
और इस एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट में कम टाइम लगता है, इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा टाइम लगता है। दूसरी बात, इसमें प्रेशर दोनों साइड से लगता है। सॉल्वेंट जा रहा है जिसको रोकने के लिए पिस्टन प्रेशर लगा रहा है, तो ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को मेजर कर सकते हैं। हम ज्यादा प्रेशर को भी इस मेथड के जरिए मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहां प्रेशर सिर्फ एक डायरेक्शन से लग रहा है, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी और एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात है कि इसके अंदर हम ऑस्मोसिस को इनिशियल स्टेज पर ही रोक देते हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन रहता है, सॉल्वेंट इसके अंदर नहीं मिल पाता है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो ओरिजिनल सॉल्यूशन का आएगा, जबकि इसमें ऑस्मोसिस होने के बाद वाटर ये सॉल्यूशन का लेवल ऊपर चढ़ने के बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं। मींस जो ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया क्योंकि सॉल्वेंट इसके अंदर एंटर कर गया, इसलिए इसमें हम ओरिजिनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर नहीं कर पाते हैं, और इस मेथड में हम ओरिजिनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर लेते हैं। फिर क्या है कि इसमें नेचुरल नॉर्मली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है, जो बहुत वीक भी हो सकती है और जल्दी खराब भी हो जाती है, जबकि इसके अंदर आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, जो लंबे समय तक चलती है। और मैंने पहले ही बताया था कि प्रेशर दोनों साइड से बैलेंस होता है, तो ये हाई प्रेशर को भी मेजर कर सकता है। तो इस तरह से वर्कले-हर्टले मेथड जो नॉर्मल क्लासिकल मेथड है उससे बहुत अच्छा मेथड है और बहुत इजी मेथड है और बहुत कन्वीनियंट है, जल्दी सेट हो जाता है। तो अब हम वर्कले-हर्टले मेथड के जरिए ही ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं।